क्लास 12 इकोनॉमिक्स का आज हम लोगों का लास्ट जो टॉपिक बाकी था, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट, उसका आज हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले पांचों चैप्टर जो है वो हो चुका है, 3 इंडियन इकोनॉमी वाला भी और 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला भी। यह मैक्रो इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर है, क्लास 12 सेमेस्टर 3 इकोनॉमिक्स वाला। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट। तो ये टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। 2-3 क्लास जितना भी लगेगा ये हम लोग हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, इसको करने के बाद हम लोग का इकोनॉमिक्स का सेमेस्टर 3 का पूरा सिलेबस खत्म। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट। तो सबसे पहले ये समझना है सर, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट, ये सब क्या है? एक्सचेंज रेट का क्या मतलब होता है? अब देखो, बहुत कोई का फैमिली मेंबर लोग बाहर दूसरे कंट्री में काम करता होगा, कोई गल्फ में, दुबई में, सऊदी में, कोई यूरोप में, कोई यूएस में, अलग अलग जगह। तो वहां का जो करेंसी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो अभी $1 जो है क्लोज टू अराउंड 96 रुपीज है, बहुत जल्दी सेंचुरी मार रही है। तो ये क्या हो गया? डॉलर और रुपीस का कन्वर्जन रेट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सचेंज रेट। रियाल से भी होता है, पौंड से भी होता है ना। जैसे कि अभी 1 रियाल क्लोज टू अराउंड 26 रुपया जा रहा है। तो ये हो गया एक्सचेंज रेट ऑफ रियाल एंड रुपी। ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, प्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो, हर कंट्री एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करता है अपना इकोनॉमिक डीलिंग्स का बाकी सब कंट्रीज से वर्ल्ड का। वो रिकॉर्ड मेंटेन करता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का, जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब इंडिया एक साल में चाइना से कितना सामान खरीदा और चाइना को कितना सामान बेचा, ये सब का रिकॉर्ड रहेगा। इंडिया दुबई से एक साल में कितना सामान खरीदा और दुबई को कितना सामान बेचा, इसका रिकॉर्ड रहेगा। इंडिया एक साल में यूएस को कितना सामान बेचा और कितना का सामान खरीदा, तो इसको ही क्या बोलते हैं? द बैलेंस ऑफ पेमेंट। इट रिकॉर्ड्स द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ मनी। ठीक है ना। एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स पूरा ये रिकॉर्ड करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन बैलेंस ऑफ पेमेंट का। हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाते हैं भाई, एक अकाउंट बनाए, इंडिया का चाइना के साथ कैसा आ रहा है लेन देन चल रहा है, इंडिया का यूएस के साथ कैसा लेन देन चल रहा है, इंडिया का सऊदी के साथ कैसे लेन देन चल रहा है, इंडिया का रशिया के साथ कैसा लेन देन चल रहा है। तो ये सब जो हम लोग अकाउंट बना रहे हैं, दीज आर ऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इसको क्यों बनाते हैं? टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट एंड अदर अथॉरिटीज कि कंट्री का इंटरनेशनल इकोनॉमिक पोजीशन कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा हम लोग खरीदते जा रहे, बेच कुछ नहीं पा रहे। समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट को हेल्प करता है, उस हिसाब से वो मॉनिटरी और ट्रेड पॉलिसीज बनाए। तो ये चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, उसका कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है। फिर तुम्हारा एक्सचेंज रेट के बारे में, ये सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चैप्टर इज नॉट दैट टफ, अगर आप ध्यान से समझिएगा आपको समझ में आएगा। इट इज नॉट वेरी टफ। इतना टफ नहीं कि जहां सर क्या पढ़ा दिए, सर घूम गया, नहीं, ऐसे नहीं। सिंपल केनीजियन सिस्टम से इजी है ये वाला टॉपिक। चलो, बैलेंस ऑफ पेमेंट का एग्जाम्पल, मीनिंग, हर कंट्रीज वर्ल्ड में ट्रेड कर रहा है दूसरे कंट्री के साथ। क्यों कर रहा है सर? अपने कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेस करने के लिए, है ना भाई। इंडिया इतना दुश्मनी होने के बाद भी चाइना से सामान खरीदना बंद किया नहीं। क्यों भाई? बंद कर देंगे तो अपना कंट्री में नुकसान होने लगेगा। फोन वहीं से आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वहीं से आ रहा है, ईवी कार का बैटरी वहीं से आ रहा है, सोलर पैनल्स वहीं से आ रहा है। तो बहुत ज्यादा हम लोग क्या करेंगे? लड़ाई झगड़ा हो गया चाइना से तो वो लोग का टिकटॉक ऐप बैन कर देंगे ना, कोई टिकटॉक नहीं बनाएगा। लेकिन हम लोग कभी भी वो लोग का साथ ट्रेड बैन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है बॉयकॉट चाइना का नारा सोशल मीडिया में अच्छा है, रियलिटी में अगर चाइना बॉयकॉट इंडिया कर दिया तो इंडिया का इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगा। दिस इज द हार्श रियलिटी जो कॉमन सिटीजन नहीं समझता है।
बोलता है देखिए गवर्नमेंट को कैसे टिकटॉक बैन कर दिया। अरे भाई टिकटॉक क्यों बैन किया? वहां से जो इंपोर्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट उसको बैन करिए। वहां से जो इंपोर्ट्स हो रहा है क्लोथ्स, फुटवेयर्स, चश्मा जो पहन के हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फोन, लैपटॉप, वो सब बैन करिए। तो गवर्नमेंट को पता है कि वो सब बैन कर देंगे तो अपना इंडस्ट्रीज ठप पड़ जाएगा, तो इसीलिए क्या किया गवर्नमेंट? टिकटॉक बैन, कैपकट जो है वीडियो एडिटिंग ऐप है बैन। समझ में आया? ईच कंट्री रिकॉर्ड करता है डिटेल्स ऑफ इट्स ट्रेड बाकी सब कंट्रीज के साथ, जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड करता है जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है इंडिया और दूसरे कंट्रीज के साथ वर्ल्ड में। ये रिकॉर्ड करेगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज कैपिटल, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो एक कंट्री में रहने वाले लोग दूसरे कंट्री में रहने वाले लोगों के साथ किया है एक स्पेसिफाइड पीरियड में, जो कि यूजुअली होता है 1 ईयर। इसको हम लोग फ्लो कॉन्सेप्ट बोलते हैं। फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर होता है, 1 ईयर में मेजर होता है, ठीक है। अब फीचर्स क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट का? पहला, ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करता है, रखता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का। दूसरा, ये रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स। ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, एक ईयर के लिए पूरा रिकॉर्ड होता है। इसमें पेमेंट एंड रिसीट्स दोनों रिकॉर्ड होता है, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। आप देखिए इसको, ये चार्ट अगर आप समझ जाते हैं बस आपका कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ में आ गया। नजर आ रहा है आपको? ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट, कंपोनेंट्स। ऊपर में रहता है करेंट अकाउंट, नीचे में रहता है कैपिटल अकाउंट का। अब क्रेडिट साइड मतलब रिसीट्स और डेबिट साइड मतलब पेमेंट। क्रेडिट मतलब जब जब पैसा आ रहा है और डेबिट मतलब जब जब पैसा जा रहा है। अब पैसा आएगा कब? नंबर 1, अगर आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप गुड्स एक्सपोर्ट किए, दूसरा कंट्री वाला खरीदा तो पैसा आया ना जी, आया कि नहीं आया? अगर आप सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हो तो पैसा आएगा। यूनिलैटरल ट्रांसफर, आपको गिफ्ट मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है आपको दूसरे फॉरेन कंट्री से, डोनेशन मिल रहा है, हेल्प मिल रहा है, फंड्स मिल रहा है। यूनिलैटरल ट्रांसफर का मतलब होता है ऐसा ट्रांसफर जिसके बदले में आप कुछ दे नहीं रहे हो, जैसे कि स्कॉलरशिप यूनिलैटरल ट्रांसफर है। अब बाहर से आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है, वो भी आ जाएगा यहां पे। फिर आता है इनकम रिसीट्स, कोई भी इनकम जो आप बाहर से कमा रहे हो वो सब आ जाएगा करेंट अकाउंट में, बैलेंस ऑफ पेमेंट का करेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड। इसी का ऑपोजिट जब जब पैसा जाएगा वो रिकॉर्ड होगा करेंट अकाउंट का डेबिट साइड में। अब कब जाएगा? आप कुछ गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो, आप चाइना से कुछ मंगवा लिए, यूएस से कुछ मंगवा लिए गुड्स, या सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो तो पैसा गया। आप यूनिलैटरल ट्रांसफर कोई दूसरा कंट्री को कर रहे हो, जैसे कि कोई कंट्री में अर्थक्वेक आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, इंडिया फंड्स भेजा उस कंट्री को हेल्प करने के लिए, तो ये हो गया यूनिलैटरल ट्रांसफर फ्रॉम आवर कंट्री टू अदर कंट्री। वो गिफ्ट के फॉर्म में हो सकता है, हेल्प के फॉर्म में हो सकता है, और इनकम पेमेंट्स मतलब कुछ भी आप पेमेंट कर रहे हो वो सब चले जाएगा डेबिट साइड में, बैलेंस ऑफ पेमेंट का करेंट अकाउंट। फिर एक और आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में पैसा कब आएगा? अगर आप कोई बाहर के कंट्री से बोरो कर रहे हो, पैसा लोन ले रहे हो, या फिर कोई एसेट सेल कर रहे हो फॉरेन कंट्री, या तो आप लोन दिए थे, आपको लोन का रीपेमेंट मिल रहा है। अगर ये 3 रीजन की वजह से पैसा आ रहा है वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में चले जाएगा। कौन सा 3 रीजन? नंबर 1, आप लोन लिए, फॉरेन कंट्री से लोन ले रहे हो, फॉरेन कंट्री को कोई एसेट बेच दे रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज नहीं, एसेट। जैसे कि इंडिया क्या किया, अपना पोर्ट बेच दिया। समझ में आ रहा है? एक पोर्ट है, वो बोल दिया यूएस को जाओ तुमको 99 साल का लीज में दे देंगे,
ये आइलैंड तुमको सेल कर दे रहे हैं, पैसा आएगा। एसेट बेच रहे हो तो पैसा आएगा। और तीसरा, आप लोन दिए थे जिसका रीपेमेंट आपको मिल रहा है। आप नेपाल को लोन दिए थे, अब नेपाल आपको रीपे कर रहा है, तो ये 3 रीजन की वजह से आएगा, तो आ जाएगा कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में। अब ध्यान से समझिएगा, जब भी कैपिटल अकाउंट में पैसा आएगा तो 2 चीज होगा, या तो लाइबिलिटीज क्रिएट हो जाएगा या एसेट घट जाएगा। लोन ले रहे हो, पैसा आ रहा है, लाइबिलिटी क्रिएट हो गया। एसेट बेच रहे हो, पैसा आ रहा है, तो एसेट घट गया। लोन दिए थे जिसका रीपेमेंट आ रहा है, तो भी एसेट घट गया। आप लोन एंड एडवांस किसी को दिए थे, वो आपके लिए एसेट था, अब वो रीपेमेंट कर रहा है तो एसेट कम हो रहा है ना। तो ये 3 रीजन की वजह से अगर पैसा आ रहा है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्रेडिट साइड में तो आएगा ही, लेकिन कैपिटल अकाउंट के अंदर में आएगा। और इसी का ऑपोजिट, आप किसी को लोन दे रहे हो, पैसा गया आपके पास से, आप कोई कंट्री का एसेट खरीद रहे हो, या आप रीपेमेंट कर रहे हो लोन जो आप लिए थे, ये 3 रीजन की वजह से अगर पैसा कंट्री से जाता है, नंबर 1, आप फॉरेन कंट्री को लोन दे रहे हो, या फिर आपके ऊपर जो लोन था जो आप लिए थे फॉरेन कंट्री से, उसको आप रीपेमेंट कर रहे हो, या तो फॉरेन कंट्री में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जैसे इंडिया अफगानिस्तान का या इराक का, शायद ईरान का चाबर पोर्ट में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट किया था। तो ये सब हो गया कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में, ठीक है। तो जो रीजन की वजह से पैसा आ रहा है वो सब आएगा क्रेडिट में, और जो रीजन की वजह से पैसा जा रहा है वो सब आएगा डेबिट में। रिकॉर्ड हो गया। अब यहां पे बैलेंस किया जाएगा कि डेबिट साइड मतलब गया ज्यादा है या क्रेडिट साइड आया ज्यादा है। अगर आया ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट है मान लो 1 CR और डेबिट है 2 CR, मतलब है गया ज्यादा है, आया कम है, इसको हम लोग बोलेंगे डेफिशिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या बोलेंगे? डेफिशिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। सर आया है 2 करोड़, गया है 1 करोड़, आया ज्यादा गया कम, इसको बोलेंगे सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। सर आया भी 2 करोड़, गया भी 2 करोड़, इसको बोलेंगे बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। समझ में आ रहा है? पैसा कंट्री से गया ज्यादा है, आया कम, डेफिशिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। आया ज्यादा है, गया कम है, सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। आया गया बराबर है, बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। चाइना के साथ हम लोग का हेवी डेफिशिट रहता है, मतलब चाइना अगर हम लोग को 200 बिलियन का सामान बेच के निकल गया तो हम लोग चाइना को 10-20 बिलियन के ही बेच सकते हैं। समझ रहे हो? मतलब चाइना अपना पूरा गुड्स डंप करके चले, तो तुम्हारे पास है क्या बेचने के लिए? चाइना क्या टेक्नोलॉजी है जो हम लोग बेचे? उसके पास तो जो तुम घड़ी, चश्मा, कपड़ा यूज कर रहे हो सब वहीं से आ रहा है। यहां तक का जो हम लोग दिवाली में दिया जलाते हैं, होली में रंग खेलते हैं, सब वहीं से आ रहा है, तो वहीं से ही आ रहा है। तो चाइना के साथ इंडिया का हैवी डेफिसिट है। क्लियर हुआ? समझ में आया बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंपोनेंट्स? ठीक है ना, एकदम इजी है, इसको याद रखिएगा ये वाला डायग्राम। बैलेंस ऑफ पेमेंट 2 पार्ट में क्लासिफाई होता है, एक होता है करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है इनफ्लो और डेबिट साइड में आउटफ्लो। ठीक है, करेंट अकाउंट का इनफ्लो क्या क्या होगा, पैसा कब आएगा? जब आप एक्सपोर्ट करोगे गुड या सर्विस, या अगर आपको यूनिलैटरल ट्रांसफर मिल रहा है। यूनिलैटरल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? ऐसा पेमेंट जिसके बदले में आप कुछ दिए नहीं हो किसी को, आपको फॉरेन कंट्री से गिफ्ट आ रहा है, हेल्प आ रहा है, फंड्स आ रहा है, डोनेशन आ रहा है। और करेंट अकाउंट का डेबिट साइड आउटफ्लो, पैसा कब जाएगा? जब आप गुड्स एंड सर्विसेज दूसरे कंट्री से खरीद रहे हो या आप किसी को मदद कर रहे हो, फंड्स दे रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो दूसरे कंट्री को। कैपिटल अकाउंट में पैसा कब इनफ्लो होगा कंट्री में? जब कोई कंट्री आपके कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एसेट परचेज कर रहा है। FDI एग्जाम्पल हो सकता है इसका, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक, या तो फिर आप लोन ले रहे हो,
या आप जो लोन दिए थे रीपेमेंट हो रहा है। और पैसा कब जाएगा कैपिटल अकाउंट में? जब आप कोई कंट्री में इन्वेस्ट कर दे रहे हो, या फिर आप किसी को उधार दे रहे हो, या फिर आपको जो उधार दिया था आप उसको रीपेमेंट कर। ये है पूरा कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये समझ में आ गया? चैप्टर एकदम इजी। ये समझ में नहीं आया तो फिर चैप्टर में प्रॉब्लम है। समझ में आया तो? और अगर क्रेडिट इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो कम है, डेफिशिट। इनफ्लो कम है आउटफ्लो ज्यादा है, डेफिशिट। इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो कम है, सरप्लस। दोनों बराबर है तो बैलेंस। चलो अब देखो, पहले है क्रेडिट या रिसीट साइड। क्रेडिट या लेफ्ट साइड वो शो करता है ऑल ट्रांजैक्शन थ्रू विच कंट्री पैसा अर्न करता है, पैसा कंट्री में आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिट। और डेबिट्स या पेमेंट साइड रिकॉर्ड होगा ऑल ट्रांजैक्शन थ्रू विच फॉरेन एक्सचेंज इज स्पेंट, जिससे पैसा खर्च हो रहा है। ठीक है ना? क्रेडिट लेफ्ट साइड और डेबिट राइट साइड। अब आते हैं, दो मेजर अकाउंट में डिवाइड किया गया है, इसको हम पहले ही बता दिया बाबू, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। गुड्स मतलब विजिबल आइटम, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम। इनकम इंटरेस्ट के फॉर्म में, प्रॉफिट के फॉर्म में आ रहा है। यूनिलैटरल ट्रांसफर, ठीक है ना? अच्छा, बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट सरप्लस भी हो सकता है, डेफिशिट भी हो सकता है और इक्विलिब्रियम भी हो सकता है। मतलब करेंट अकाउंट को अलग से भी बैलेंस किया जा सकता है कि भाई क्रेडिट बढ़ा है या डेबिट बढ़ा है। कैपिटल अकाउंट को भी अलग से बैलेंस किया जा सकता है कि इनकम साइड बढ़ा है या एक्सपेंस साइड बढ़ा है। और दोनों को जब साथ में बैलेंस करेंगे तभी हो जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो करेंट अकाउंट भी अलग से बैलेंस कर सकते हैं आप, कैपिटल अकाउंट को भी अलग से बैलेंस किया जाता है, और दोनों साथ में। जैसे कि कोई गवर्नमेंट सियानागिरी किया, बैलेंस ऑफ पेमेंट को सरप्लस दिखाने के लिए भरपूर लोन ले लिया। अब लोन लेने की वजह से यहां पे तो कैपिटल अकाउंट में इनफ्लो बहुत बढ़ गया है। बोल रहा देखिए हम लोग कई साल जो है सरप्लस है बैलेंस ऑफ पेमेंट, लेकिन जब डिटेल में स्टडी किया गया बोला भाई ये लोन दिया इस वजह से सरप्लस है ना। तुम्हारे पास घर में कैश बहुत ज्यादा हो गया, 2-4 लाख रुपया हो गया। कैसे सर? घर में लॉकर से ज्वेलरी बेच दी, 4 लाख रुपया कैश आ गया। तो कोई काम का कैश है तो एसेट बेचे हो तब आए। तो इसी वजह से करंट अकाउंट को अलग से देखा जाता है। तो करंट अकाउंट बैलेंस कितना है, ये असली इनकम शो करेगा। समझ में आया? गवर्नमेंट खेलता है डेटा के साथ। हर गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, सब वो लोग हमेशा वो डेटा को प्रेजेंट करना मांगता है जिससे उन लोग का नाम है। कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड करता है बोरोइंग्स एंड लेंडिंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सेल एंड परचेज ऑफ एसेट, गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज मूवमेंट्स। ये कंट्री का एसेट्स और लाइबिलिटीज दर्शाता है कैपिटल अकाउंट। वेयर करेंट अकाउंट क्या करता है? वो आपका इनकम्स एंड एक्सपेंसेस को दर्शाता है। अब देखो इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है करेंट और कैपिटल अकाउंट में। करेंट अकाउंट डायरेक्टली इफेक्ट करता है कंट्री का इनकम का लेवल को। करेंट अकाउंट इनकम का लेवल को इंपैक्ट डालता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। कैपिटल अकाउंट इनकम को डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं डालता है, वो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के ऊपर इंपैक्ट डालता है। तो एक कंट्री फॉरेन करेंसी दो तरीका से कमा पाएगा। पहला है या तो वो गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहा है, पैसा आ रहा है। दूसरा है कैपिटल इंपोर्ट, मतलब कोई बाहर का कंपनी आके इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है तो भी फॉरेन करेंसी आ जाएगा। सिमिलरली पैसा खर्च भी दो तरीका से होगा, या तो आप गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट करवा रहे हो, या तो आपका कंट्री वाले लोग दूसरे कंट्री में जाके इन्वेस्ट कर दे रहे हैं तो यहां का पैसा वहां चले जा रहा है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैटेगरी पहले ही बता दिया भाई, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट और बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। सर करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट तो बता दिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या मतलब है? देखो बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट का जो ऊपर वाला पोर्शन है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में आता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। कि सर एक्सपोर्ट और ये है मेरा एक्सपोर्ट, बस ये वाला चीज। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बीच का डिफरेंस है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट कम है तो
तो बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में है। एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में। देखो यहां पे, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स इन अ ईयर। सिर्फ गुड्स का बात हो रहा है, सर्विस का बात। तो देखो, अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो फेवरेबल या सरप्लस बैलेंस। इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, डेफिसिट। फॉर एग्जांपल, इंडिया एक्सपोर्ट किया है 6,500 का गुड्स और इंपोर्ट करवा लिया 8,000 का गुड्स, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो गया? 1,500 रुपया, सॉरी 1,500 करोड़। तो गरीब आदमी है, करोड़ मुंह से निकल ही रहे, 1,500 ही सोच पा रहे। 1,500 करोड़ का इंडिया डेफिसिट में चला गया। ठीक है, तो करंट अकाउंट में क्या क्या आता है तो हम लोग ऊपर देख लिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स भी आता है, सर्विसेज भी आता है और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स भी आता है। तो ये मेजर करता है टोटल फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विस, इनकम और यूनिलैटरल ट्रांसफर। ठीक है, इसमें इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स आ जाएगा, सर्विसेज भी आ जाएगा, प्रॉफिट्स इनकम्स भी आ जाएगा, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स भी आ जाएगा। तो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट निकलता है कैसे? बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ सर्विसेज और बैलेंस ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, तीनों का सम टोटल है ये। ठीक है, तो अब ये भी सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट और इक्विलिब्रियम हो सकता है। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में ये चारों आ जाएगा, एक सॉरी बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट में 1 2 3 4। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट का मतलब जो एंड में जो है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसीज ड्यू टू परचेज और सेल ऑफ एसेट, लोन्स और रीपेमेंट ऑफ लोन, ये 3 रीजन की वजह से। इट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल इनफ्लो एंड आउटफ्लो। यहां पे बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स आ जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, सेल एंड परचेज ऑफ एसेट आ जाएगा, गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी का ट्रांजैक्शन आ जाएगा। यहां पे भी अगर क्रेडिट साइड बड़ा है, मतलब कैपिटल रिसीट बड़ा है और कैपिटल पेमेंट छोटा है, तो सरप्लस। और कैपिटल पेमेंट बड़ा है, रिसीट छोटा है, तो फिर डेफिशिट। अब सर एक बात बताइए, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिट क्यों होगा? एडवर्स का मतलब होता है डेफिशिट या नेगेटिव या अनफेवरेबल। क्या रीजन हो सकता है? अगर हम पूछे आप लोगों से, ये वाला डायग्राम आप देखिए और डायग्राम देख के हमको बताइए कि क्यों ऐसा हो सकता है कि डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है। तो डेफिशिट बैलेंस ऑफ पेमेंट का रीजन तो पहला यही है सर, डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड। अब क्यों ज्यादा है? हो सकता है सर इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विस या यूनिलैटरल ट्रांसफर ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंट्री में कम आ रहा है, अपने कंट्री का लोग फॉरेन में इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दे रहे हैं। बहुत सारा रीजन हो सकता है ना, देख के ही समझ में आ रहा है आपको। पहला है फॉल इन फॉरेन डिमांड। आपका गुड्स का एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं तो उसका डिमांड कम हो गया, डिमांड कम हो गया तो एक्सपोर्ट कम हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है तो दूसरे कंट्री से करेंसी आपके कंट्री में कम आ रहा है या ना के बराबर आ रहा है। सही या गलत है ना? पहला रीजन तो फॉल इन फॉरेन डिमांड। अब फॉरेन डिमांड, अ डिक्लाइन इन फॉरेन डिमांड फॉर अ कंट्रीज गुड्स रिड्यूसेस एक्सपोर्ट। अब क्यों सर बाहर वाला कंट्री हम लोग का गुड्स का डिमांड कम कर दिया? पहला रीजन, वो लोग का टेस्ट बदल गया होगा, वो लोग को और लोअर प्राइस में कहीं से गुड्स मिल जा रहा है, बेटर क्वालिटी का, है ना? या फिर उस कंट्री में इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है। जैसे देखो, जब गल्फ में वॉर हुआ, इंडिया का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का जो एक्सपोर्ट है वो घट गया। क्यों? जान बचाएगा या तुमसे वो लोग आलू प्याज खरीदेगा? हॉर्मुज में ब्लॉकेज लगा दिया ईरान, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होने लगा। ठीक है, तो ये सब रीजन की वजह से फॉरेन डिमांड घट सकता है। फॉल इन एक्सपोर्ट लीड्स टू डिक्लाइन इन फॉरेन करेंसी अर्निंग, मेकिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल। तो पहला रीजन तो यही है सर। दूसरा और क्या रीजन हो सकता है डिमांड घटने का? इन्फ्लेटरी प्रेशर इन द इकोनॉमी। अब इंडिया में महंगाई बढ़ गया, अब इंडिया में महंगाई बढ़ गया तो जो फॉरेन कंट्री है वो लोग इंडिया की जगह दूसरे कंट्री से मंगवा ले रहे हैं।
भाई उसको फॉर एग्जाम्पल मान लो वो लोग मंगवा रहा है मैंगोज, अब इंडिया में महंगाई बढ़ गया है, मैंगोज मिल रहा है 50 रुपए के जी, वो देख रहा है भाई बांग्लादेश से तो हमको 30 रुपए के जी में मिल जा रहा है, बांग्लादेश से मंगवा लो, हो गया। तो तुम्हारे कंट्री में महंगाई बढ़ने की वजह से सामान महंगा हुआ, तो सामान महंगा होने से सिर्फ फॉरेन करेंसी का डिमांड, इंडियन डिमांड थोड़ी घटता है, फॉरेन डिमांड भी घट जाता है, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेगा तुम्हारा। इसके वजह से डिमांड घटा, इन्फ्लेशन की वजह से इंपोर्ट बढ़ गया। तुम बोले यार इंडिया में अगर खरीद रहे हैं इंडियन ब्रांड तो इतना महंगा पड़ रहा है, बाहर से मंगवा लो। जैसे इंडियन लैपटॉप खरीदेंगे, फोन खरीदेंगे, बहुत महंगा पड़ेगा, भाई बाहर से मंगवा लो, चाइनीज प्रोडक्ट यूज कर लो। तो इंपोर्ट बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट घट जाता है। तो इंपोर्ट बढ़ा, एक्सपोर्ट घटा, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट तो एडवर्स होगा ना भाई। फिर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अगर आपका बढ़ गया, कंट्री में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो रोड्स बन रहा है, रेलवेज बन रहा है, एयरपोर्ट्स बन रहा है, अब इसकी वजह से क्या हो रहा है बोलो तो बहुत सारा इंपोर्ट किया जा रहा है, मशीनरी, रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी। अब इतना सामान जो इंपोर्ट हो रहा है बाहर के कंट्रीज से, तो इंपोर्ट तो बढ़ गया ना, पैसा और ज्यादा जा रहा है यहां से, ठीक है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज का अगर कॉस्ट बढ़ जाता है, जैसे इंडिया इज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन दी वर्ल्ड। अब मान लो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जा रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से सामान महंगा होगी, अब तुम महंगा में बेचोगे, कोई कंट्री बैठा हुआ जो सस्ता में बेच देगा, समझे। तो राइजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से वेजेस बढ़ेगा, रॉ मटेरियल का दाम बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से ओवरऑल प्राइस बढ़ेगा। जब ओवरऑल प्राइस बढ़ेगा तो कंपटीशन एक्सपोर्ट में और बढ़ जाएगा और एक्सपोर्ट का वॉल्यूम कम हो जाएगा। समझ में आया। डिक्रीज इन सप्लाई, डोमेस्टिक सप्लाई मतलब तुम्हारा जो सप्लाई है वो कम हो गया, डिमांड तो है लेकिन कंट्री उतना ज्यादा गुड सप्लाई नहीं कर पा रहा है। तो जब सप्लाई कम हुआ तो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट कम हो रहा है। अब सप्लाई क्यों कम होगा, कोई भी रीजन की वजह से हो सकता है, इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम हो गया, स्ट्राइक, रॉ मटेरियल का शॉर्टेज, ये सब की वजह से हो सकता है। एप्रिसिएशन इन एक्सचेंज रेट, एप्रिसिएशन इन एक्सचेंज रेट का मतलब $1 जो है अभी 96 रुपीज है, कल को मान लो $1 हो जाता है 60 रुपया। अभी वो लोग $1 खर्च करता है तो 96 रुपीज का सामान ले रहे हैं, लेकिन उस वक्त $1 अगर खर्च करेगा तो वो लोग को सिर्फ 60 रुपये का ही सामान मिलेगा। अब देख के तो ये अच्छा लगता है कि हाँ भाई देखो अब डॉलर के मुकाबले रुपया स्ट्रांग हो गया, लेकिन एक्सपोर्ट कम हो गया ना। तो वो लोग बोलेगा अरे भाई पहले जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक कमोडिटी है चावल 60 रुपए केजी, इंडिया में 60 रुपए केजी है, तो पहले वो $1 में लगभग 1.5 केजी ले लेता था, अब वो $1 में कितना लेगा, 1 केजी, क्योंकि डॉलर का मुकाबले रुपया स्ट्रांग हो गया है। समझ रहे हो बात, डॉलर के मुकाबले में रुपया क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया है। तो जहां पे डॉलर के मुकाबले में रुपया स्ट्रांग हुआ, बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज के लिए ये नुकसान भी है। समझ में आ रहा है बात। अब वो थोड़ी देखेगा डॉलर कितना हुआ नहीं हुआ है, वो देखेगा पहले $1 में 1.5 केजी मिलता था, अभी $1 में 1 केजी मिल रहा है, नहीं लेंगे भाई, आधा केजी कम मिल रहा है। अब तुम समझाने जाओगे अरे भाई मेरा तो दाम पहले भी 60 रुपए केजी था चावल का, आज भी हम 60 रुपए में ही बेच रहे हैं, हम अपना दाम थोड़ी बढ़ाए, बट क्योंकि एक्सचेंज रेट में चेंजेस आया है तो इसकी वजह से एक्सपोर्ट अब महंगा हो गया है फॉरेन कंट्री के लिए, तो वो लोग अपने एक्सपोर्ट क्या कर दिया, कम कर दिया। समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ बात। तुम्हारा सामान का दाम नहीं बढ़ा है, एक्सचेंज रेट में चेंजेस आ गया है। तो उसी तरह एप्रिसिएशन इन एक्सचेंज रेट एक्सपोर्ट को महंगा कर देता है और इंपोर्ट को सस्ता कर देता है। पहले $1 में मान लो तुमको मिलता था, फॉर एग्जांपल मान लो हम लोग बाहर से कुछ मंगवा रहे, मेमोरी कार्ड, ठीक है, एक मेमोरी कार्ड का जो दाम था $1 था, तो पहले तुमको एक मेमोरी कार्ड लेने के लिए $1 देने पड़ता था, तो $1 के लिए तुमको खर्चा करना पड़ता था 96 रुपीज। अभी $1 60 रुपए में मिल जा रहा है, तो
तो अब एक मेमोरी कार्ड तुमको 60 रुपए में मिल रहा है, तो मेमोरी कार्ड का एक इंपोर्ट क्या होगा, बढ़ने लगेगा। अब वो बोलेगा यार इंडियन लोग पागल हो गया क्या, दाम तो घटा नहीं है मेमोरी कार्ड का, $1 ही है, फिर भी वो लोग ज्यादा क्यों महंगा रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या हो गया, अब सस्ता हो गया। हम लोग को पता है कि भाई पहले $1 के लिए 60 रुपए देना पड़ता था, 96 देना पड़ता था, अब $1 के लिए 60 देना पड़ रहा है। इसीलिए जब रूपी स्ट्रॉन्गर होगा, इसके वजह से एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा, इंपोर्ट चीपर हो जाएगा। तो इंपोर्ट बढ़ा, एक्सपोर्ट घटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव, एडवर्स हो गया। समझ में आ रहा है। उसी तरह अगर डेप्ट बहुत ज्यादा कर्जा ले लिए हो तो ज्यादातर पैसा तुम्हारा इंटरेस्ट देने में चला जाएगा, डेप्ट को रीपेमेंट करने में चला जाएगा, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, एडवर्स हो जाएगा। फिर आते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जनरली गरीब इंसान, गरीब कंट्री, हम लोग जैसा, हम लोग क्या करते हैं, अमीरों को कॉपी करने का कोशिश करते हैं। इंडिया में किसी को अमीर बनना नहीं है, अमीर दिखना है, लगना चाहिए हम अमीर हैं, अमीर रहे चाहे नहीं रहे। इसको ही बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। अब ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, डेवलप्ड नेशंस को कॉपी करने का कोशिश करते हैं, और एक जितना भी अच्छा सामान इंडियन ब्रांड हो, तुम बोलोगे इंडियन ब्रांड लेंगे, यूएस का ब्रांड रहेगा तब लेंगे, यूरोपियन ब्रांड रहेगा तब यूज करेंगे, इंडियन ब्रांड का क्या इज्जत। जिसके वजह से क्या हुआ, लग्जरी और ड्यूरेबल गुड्स का डिमांड बढ़ गया कंट्री में, इंपोर्ट बढ़ गया और एक्सपोर्ट है नहीं उतना, जिसकी वजह से हैवी इंपोर्ट्स के वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव में चला जाता है। फिर पॉपुलेशन प्रेशर, अपना पॉपुलेशन इतना हाई है जिसकी वजह से कंज्यूमर गुड्स का डिमांड बहुत ज्यादा है, तो डोमेस्टिक डिमांड फुलफिल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इंपोर्ट बढ़ रहा है। और पॉलिटिकल फैक्टर भी बहुत ज्यादा है इसमें, वॉर आ गया, सैंक्शंस लग गया। अभी देखिए ना, डोनाल्ड ट्रंप इतना दोस्ती निभाया मोदी उससे, हाउडी ट्रम्प, अब की बार ट्रम्प सरकार क्या क्या नहीं बोल दिया बेचारा, इतना कुछ नहीं किया, लेकिन ट्रम्प जैसे ही जीत के आया धड़धड़ा के इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा रहा। समझ में आ रहा है। तो पॉलिटिकल अनरेस्ट या सैंक्शंस, ये सब के वजह से भी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स हो जाता है। क्लियर हुआ। तो ये 10 रीजंस था, एकदम डिटेल में और इजी लैंग्वेज में आपको बताया है क्यों बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स होता है या नेगेटिव हो जाता है। अब सर ये नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधारने का कुछ रास्ता बताइए। नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधारने का कुछ रास्ता, सबसे पहला जो रास्ता है, डेप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन ऑफ योर करेंसी। अपना करेंसी का वैल्यू को कमजोर करो फॉरेन करेंसी का वैल्यू के मुकाबले में। जैसे कि अगर $1 अभी 96 रुपीज है, तो इसको कर दो $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज। अब इससे क्या होगा, फॉरेन कंट्री वाला को पहले $1 में अगर 96 रुपीज का सामान मिलता था, अब $1 में 100 रुपया का सामान मिलेगा, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा क्योंकि वो लोग के लिए तो सस्ता पड़ रहा है, और इंपोर्ट घटेगा क्योंकि हमको पहले $1 का सामान लेने के लिए 96 खर्च करना पड़ता था, अब हमको सामान मंगवाने के लिए $1 का कितना खर्च करना पड़ेगा, 100 रुपया, तो हम कम मंगवाएंगे बाहर से, इंपोर्ट कम हो जाएगा और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन या डीवैल्यूएशन ऑफ योर करेंसी। फिर आता है इंपोर्ट कंट्रोल लगाओ, इंपोर्ट के ऊपर कोटा फिक्स करो कि भाई 90% ही सामान आप बाहर से मंगवा सकते हो, या मैक्सिमम इतना ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि जब कोविड का टाइम आया था तो गवर्नमेंट क्या कहता, बहुत सारे एसेंशियल प्रोडक्ट्स के ऊपर इंपोर्ट करने से बैन लगा दिया। जैसे सैनिटाइजर इंपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट नहीं हो सकते, पीपी किट्स एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। क्यों, अब भाई अपना यहाँ पर हाथ धोए बिना आदमी मर रहा है, ये लोग का पहले हाथ धुलाओ कि तुम बाहर कंट्री में बेचोगे। तो इंपोर्ट के ऊपर कंट्रोल लगा दो, कोटा लगा दो, लिमिट सेट कर दो, ताकि इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है बात। तो इंपोर्ट कोटा लगाने से अब ज्यादा सामान बाहर से मंगवा नहीं सकते हो, तो करेंसी का आउटफ्लो भी कम हो जाएगा। एक्सपोर्ट को प्रमोट करो, ज्यादा से ज्यादा अपना कंट्री का सामान दूसरा कंट्री का लोग यूज करें। एक्सपोर्ट प्रमोट होगा तो क्या होगा, इससे फॉरेन करेंसी कंट्री में ज्यादा आएगा। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन
अपनाओ। अब जब हमसे कोई पूछेगा सर आप चाइनीज प्रोडक्ट रेडमी क्यों यूज करें, भाई इंडियन ब्रांड ये दाम में है नहीं, तुम हमको दे दो इंडियन ब्रांड जो रेडमी की तरह फोन बना ले रहा है सेम दाम में, हम खरीद लेंगे उसको। हमको थोड़ी ना चाइना से मोहब्बत है, भाई मेरा काम का सामान है, सस्ता में दे रहा है इस वजह से खरीद रहे। हम लोग सब इसी वजह से नहीं यूज कर रहे हैं। अगर हम लोग के पास ऑल्टरनेटिव रहेगा तो हम लोग क्यों यूज करेंगे। तो सब इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का जरूरत है। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब कि जो सामान बाहर कंट्रीज से मंगवाया जा रहा है उसको अपने कंट्री में बनाने का कोशिश करिए। जब अपने कंट्री में बनाएंगे इंपोर्ट ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम हो जाएगा। भाई तुम्हारा घर वाला नहीं चाहता है कि तुम बाहर से सामान खाओ, बाहर का बना हुआ सामान खाओ, तो घर में बना के दे दीजिए, बाहर का नहीं खाएगा बात में, है ना भाई। अब आप घर में अच्छा नहीं बनाइएगा तो मजबूरी से आदमी को तो बाहर जाके खाना पड़ेगा। अब घर में आपका जो भी है वो अच्छा खाना नहीं बना पा रही है, रोटी अच्छा नहीं बन रहा, बिरयानी अच्छा नहीं बन रहा, तो एक गरीब मजदूर मर्द क्या करेगा। उसके पास और कोई ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं, उसको बाहर जाके अपना खाना पीना करना पड़ेगा। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं। तो इसको ही बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आता है मॉनिटरी पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी में मतलब बैंक रिडक्शन इन अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट, बैंक क्रेडिट का अवेलेबिलिटी को कम कर दो, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो। इससे क्या होगा, मनी सप्लाई कम होगा, इंपोर्ट घटेगा। फिस्कल पॉलिसीज में चेंजेस लाओ, इंपोर्ट्स को रिड्यूस करो, ट्रांसफर पेमेंट को डिक्रीज करो, ठीक है। कैपिटल इंपोर्ट, ज्यादा से ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई, मतलब कंट्री को ऐसे बनाओ कि फॉरेन कंट्रीज कंपनीज आके इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें। जब इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑटोमेटिकली फेवरेबल होगा, है ना। बड़ा बड़ा कंपनीज लोग अगर इंडिया में के स्पेंड करेगा, अपना ऑफिस सेट करेगा, तो अब जैसे कि एप्पल आ रहा है तो एप्पल तो डॉलर लेके आएगा ना, गूगल आ रहा है गूगल डॉलर लेकर आएगा, तो इंडिया में ऑटोमेटिकली फॉरेन करेंसी क्या होगा, बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो ये सब पॉइंट्स था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सचेंज रेट से। एक्सचेंज रेट से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगा। आज का होपफुली आप लोग को पूरा समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट क्लास था बाबू, इंपॉर्टेंट क्लास था एकदम। और हम मैथ को इतना इजी वे में डिजाइन किए, तुम रीड करोगे तुमको समझ में आएगा, बुक रीड करोगे समझ में नहीं आएगा। ये जो मैथ में लिखा हुआ रीड करोगे एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझ में आएगा। अगर तुमको इंग्लिश पढ़ने आता है तुमको समझ में आएगा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, कोई भी टफ वर्ड यूज किया ही नहीं गया है ये मैथ में, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब उसका कंपोनेंट्स, उसका क्यों एडवर्स हो जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, उस एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, ये सब आज हम लोग डिस्कस किए हैं। और नेक्स्ट क्लास हम लोग इसका सेकेंड पार्ट एक्सचेंज रेट, उसका इंपॉर्टेंस, उसको हम लोग डिटेल में करेंगे, ठीक है ना। एक्सचेंज रेट को डिटेल में हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्लास वाला टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। कुछ पूछना है बोलो। देखो कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही कंपोनेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही पार्ट है, जहां पे हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसीज। अब इनफ्लो, कौन सा इनफ्लो रिकॉर्ड करते हैं, अगर बाहर कंट्री से आप लोन लेते हो, अगर बाहर कंट्री वाला कोई आपके यहां इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एसेट परचेज कर रहा है, एसेट क्रिएट कर रहा है, ठीक है, या आप लोन दिए थे जिसका रीपेमेंट आपको आ रहा है, तो ये सब रीजन की वजह से अगर कंट्री में पैसा आ रहा है वो आ गया कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में। इसी को ऑपोजिट की वजह से जब पैसा जाएगा तो आ जाएगा डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। मतलब आप कोई फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप फॉरेन कंट्री को लोन दे रहे हो, आप लोन लिए थे फॉरेन कंट्री से, अब रीपेमेंट कर रहे हो, तो ये सब रीजन की वजह से जब पैसा जाता है ये कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्लास इसको कंटिन्यू करेंगे, ये वाला एक क्लास और लगेगा, इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इजी चैप्टर, टफ नहीं है, इजी। आप समझिएगा ना, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करिएगा हो जाएगा। सिंपल केनिजियन सिस्टम इज अ बिट टफ, इज अ बिट ट्रिकी, ग्राफ एंड ऑल समझना पड़ता है, ये एकदम इजी है, ये वाला टफ नहीं है।
ठीक है, तो क्लास को यहीं पे करते हैं हम लोग ऑफ। किसी को कुछ और पूछना है? और कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है? चलो।